Hello students, today we are studying a chapter history, nationalism in India. Topic is movement, non-cooperation movement. The main previous class we are discussing about the Gandhi and Gandhi works. So today we are discussed to movement exploration in the cities. So what were the movement of what were the movement and the impact of the movement in the middle class and dominations, cultural traditions accepted by the peoples. So today we are discussed to first point. The movement started with the middle class. Who is the middle class? Middle class like advocate, teachers, professor, intellectuals. They are the middle class and intellectuals class. It's मतलब मिडिल क्लास हम उसको बोलते हैं जिसमें एडवोकेट, पुलिस, डॉक्टर, नर्सेस, ये सारे लोग मिडिल क्लास में आते हैं। शहरों में आंदोलन था ये, सिटीज, दिस मूवमेंट बिगिनिंग इन द सिटीज। बेसिकली शहरों में आंदोलन हुआ था और शहरों में जो आंदोलन होता है वो बेसिकली इसमें मिडिल क्लास की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा क्लास होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमेशा आंदोलन को, मूवमेंट को लीड करते हैं। एक एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा आंदोलन ले लो जो आपने देखो या सुनो, जो भी इसका लीडर होता है ना वो हमेशा बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है। जैसे इस आंदोलन में गांधी जी थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो इसमें मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट कि क्या ये जो मूवमेंट था इसमें मिडिल क्लास का क्या पार्टिसिपेशन था। दूसरा पॉइंट आता है नॉन कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। इट मीन्स जो आर्थिक रूप से मतलब होता है जिससे पैसा, ठीक है, जिससे पूरा देश चलता है, सिस्टम चलता है, उसका क्या असर हुआ इस आंदोलन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बता दो, फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड बाय द इंडियंस। मतलब भारत के लोगों ने जो उस आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया कि भैया हम विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, हम लोग कौन सा सामान खरीदेंगे, सिर्फ भारत का सामान खरीदेंगे, देसी सामान खरीदेंगे। एंड लिक्वर शॉप पिक्ड, लिक्वर शॉप का मतलब होता है, पिकेटेड का मतलब कि शराब की दुकानें क्या कर गई, पिकेटिंग कर दी गई और विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई थी उस समय, मतलब विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। अब एक बताओ, सारी जो फॉरेन गुड्स हैं, विदेशी जो चीजें हैं, अगर उनको खत्म कर दोगे तो ये, मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट, गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। यहाँ गांधी जी हिंसा नहीं कर रहे हैं, गांधी जी वायलेंस नहीं कर रहे हैं, वो विदाउट वायलेंस के क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं, मतलब अंग्रेजों को वीक बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। कैसे? सबसे पहले उनके फॉरेन गुड्स पर उन्होंने अटैक किया, इन्होंने गांधी जी और उसके मूवमेंट ने। इससे क्या हुआ, पहला फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया, लिक्विड शॉप को उन्होंने किया और विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। तो 1901 और 1922 फॉरेन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ हेल्प बिटवीन 1921 टू 1922 वर डिक्रीज once 102 करोड़ टू 57 करोड़। इट मींस जो गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इनकी कीमत कितनी रह गई, जो इस आंदोलन में 102 करोड़ से 57 करोड़ तक ये आ गई। मतलब इसको बोलते हैं आयात। आयात मतलब होता है इंपोर्ट। कोई एक देश दूसरे देश में जब कोई सामान भेजता है ना, कपड़े भेजता है बेचने के लिए, उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सामान लेना और देना एक देश से दूसरे देश में। तो ये एक चीज यहाँ पर एक वो हुआ। दूसरा चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। मतलब जितने भी व्यापारी थे उन लोगों ने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया, मतलब विदेशी वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया। इट मींस फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड द पीपल्स and began discarding important clothes, wearing only Indian faces and Indian ones. Production in India textile mills and handloom went up. It means यहाँ पर क्या हुआ कि जितना भी फॉरेन गुड्स को उन्होंने बायकॉट किया, उससे क्या हुआ, अंग्रेजों की बहुत बुरी कंडीशन हो गई। उनका सामान, अब जो मिल थी, कॉटन मिल जो थी उनकी, टेक्सटाइल मिल, वो धीरे धीरे करके और कमजोर होने लग गया। उनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके वीक होने लग गई। ये है नेक्स्ट वन। अब आ जाओ, ये तो हो गया आपका
द मूवमेंट्स इन द टाउन, टॉपिक है द मूवमेंट्स इन द टाउन, मतलब जो शहरों में जो आंदोलन चला उसके बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक है रेबेलियन इन द कंट्री साइड, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। ठीक है, अब ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का नाम से हमें मालूम चलता है तो शहरों का हो गया। अब गांव के बारे में मालूम चलते हैं। गांव में एक गांव बहुत इंपॉर्टेंट था, अवध। अवध का नाम तो बहुत शुरू में पढ़ते हुए आए हो आप लोग, 8th में पढ़ा होगा आपने। अवध में ये जो आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, राजस्थानी क्रांति, और अवध में इसको बहुत जुर्म हुआ था। तो इसी अवध में एक लीडर थे, उन लीडर का नाम था बाबा रामचंद्र गुहा। बाबा रामचंद्र ने क्या किया, ही इज अ सन्यासी, वो एक सन्यासी थे और उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, पीसेंट एंड ट्राइबल्स मूवमेंट को। तो पीसेंट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र एंड ही had earlier been to Fiji and an endangered labor. It means इन्होंने क्या किया, जितने भी लोग थे इनको बोलते हैं endangered labor, को बोलते हैं गिरमटिया मजदूर। मतलब किस तरीके से उन्होंने इन मजदूरों को, जो बेचारे जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी चला रहे थे, उनको उन्होंने इस आंदोलन में शामिल किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता कि इन्होंने बैगर, देखो बड़े में बताया था, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है बैगर। बैगर का मतलब होता है जो मुफ्त में काम कराते हैं, दे दिया तो दे दिया वरना कुछ नहीं दिया, इस तरीके से भी होता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगर। ठीक है, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, मतलब लैंडलॉर्ड्स, ताल्लुकदार अपनी खेतों में काम कराएंगे, उसके बदले पैसा देंगे कि नहीं देंगे इसका कोई भरोसा नहीं था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करवा सकते थे, जिसके ऊपर से गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं बना था। इसके खिलाफ भी इन लोगों को भी किसने लीड किया था, बाबा रामचंद्र ने, इसलिए ताकि इनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सके। नंबर 2। नंबर 3 आ जाओ, एक पार्टी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने, उसको बाद में लीड किया था 1920s में, उसका नाम था ओथ किसान सभा। ओथ किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके हेड, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया था और उसमें बातचीत की और सारी सिस्टम को उन्होंने समझा। उस समय लीड कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। इन्होंने लगभग पूरे अवध में 300 ब्रांचेस सेटअप किए, मतलब 300 ब्रांच बनाए अलग अलग जगहों पर, ताकि लोगों की क्या समस्या है उस समस्या को जानकर उनको उस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। किसने किया ये, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र ने इस तरीके से किया। अब उन्होंने एक चीज और मैं बताता हूं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का एक पॉइंट है, गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पुअर्स। मतलब पहली बात, कोई टैक्स नहीं देगा। ठीक है, मतलब कोई अगर टैक्स नहीं दोगे तो ताल्लुकदार और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है उनके पास पैसा कहां से आएगा, तो टैक्स देना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी कमजोर हो जाएंगे। जैसे विदेशी वस्तुओं का बायकॉट किया था तो अंग्रेज कमजोर हुए, वैसे लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको कमजोर करने के लिए क्या किया इन्होंने कि आप टैक्स पे मत करो। और जितनी भी जमीनें थी लैंडलॉर्ड्स के पास, बड़े बड़े जमींदारों के पास, उनसे जमीनें छीनकर किसको दी जानी चाहिए, गरीबों को। गरीबों को जमीन दी जाएगी, अच्छे से खेती करेंगे और अपने फैमिली को वो अच्छे से सर्वाइव करवा सकते हैं लाइफ में। तो इस तरीके से गांधी जी का मानना था। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया स्वराज। स्वराज का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं, खुद का राज, जनता का राज। वो कब आएगा, जब सभी किसानों के पास अपनी खेती होगी, सभी किसान अपने लिए खेती करेंगे और अपने परिवार के बारे में अपना भरण पोषण करेंगे। याद रखना, स्वराज गांधी जी का एक सपना था। और स्वराज कैसे आएगा, जब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार, ब्रिटेन का रूल खत्म होगा तभी स्वराज आएगा। तो आंध्र प्रदेश के अंदर तुम्हें मैं बताता हूँ 1920 में गुरिल्ला वॉर हुआ था। गुरिल्ला वॉर मतलब होता है कि जैसे बहुत लोग जगह जगह पर जाके हिंसा करते हैं और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं, उनको मार देते हैं और उनसे जमीनें छीनकर गरीबों में बांट देते हैं। इस तरीके से गुरिल्ला वॉर चला था। लेकिन गांधी जी ने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया था। क्यों, क्योंकि गांधी जी किसमें बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में। तो इस तरीके से गांधी जी के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ट्रिक मालूम चली। और दूसरा चीज कि अंग्रेजों ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर ना पाबंदी लगा रखी थी कि भैया इन जंगलों में ना तो कोई अपने जानवर ले जा सकता है चराने के लिए, और ना ही यहाँ पे फल बीन सकता है, ना ही लकड़ी बीन सकता है। अब देखो भाई, मैं जंगल में रहता हूँ, ठीक है, ये जंगल के पास रहता हूँ। अब उस टाइम पे गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे,
कि भैया लाइटर जलाया, तुरंत गैस में आग लगा दी और खाना बन गया, जैसे आज के टाइम में होता है। पहले के लोग जो हमारे पूर्वज थे वो लोग सारा खाना किस पे बनाते थे? चूल्हे पर। आज भी चूल्हा इस्तेमाल होता है। तो चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, पेड़ की जरूरत पड़ेगी। अब वहां पे उनको घुसने नहीं देंगे तो गुस्सा किसको आएगा? उन लोगों को जो जंगलों के आसपास रहते थे। इसलिए लोग गुस्सा हो गए। क्या रहा भैया, एक तो उनकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ा, दूसरा जो उनका काम था उसके वो भी अधिकार उनको छीनने लग गए। अब ये बेकार होने शुरू हो गया, मतलब इनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा। तो उनका लीडर था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने इस आंदोलन को क्या किया? आगे बढ़ाने का प्रयास किया और लीड किया। मतलब उस आंदोलन को लीडर कौन बने थे? अल्लूरी सीताराम राजू। तो आज मैं यहीं तक क्लास रखता हूं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अल्लूरी सीताराम का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उन्होंने कैसे किया वो मैं समझाऊंगा। आज क्लास यहीं खत्म करते हैं।